बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिमांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं, और डिमांड को डिस्कस करने के बाद फिर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड, उसको भी हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है, उसको ग्राफ और टेबल के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे, साथ में उसकी अजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिमांड से कि डिमांड कहते किसे हैं। डिमांड जो है उसको उर्दू में तलब कहते हैं। तलब का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की चाहत है, ठीक है, कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, वो उर्दू में तो उसका मतलब ये बनता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ चाहने को या तलब को हम डिमांड नहीं कह सकते, बल्कि उसके लिए कुछ शराइत का पूरा होना जो है वो लाजमी है। तो डिमांड जो है वो कब बनती है कि किसी भी शेयर या किसी भी सर्विस को जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, वो उसको चाहिए भी हो, और वो उसको उस कीमत के ऊपर खरीदने के लिए उसके पास ताकत भी हो। ठीक है, तो चाहत के साथ साथ आपकी खरीदने की कुव्वत या खरीदने की ताकत अगर होगी तब वो चीज डिमांड बनेगी, अदरवाइज डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ चाहने से भी डिमांड नहीं बनेगी कि मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो हेलीकॉप्टर की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ कुव्वत खरीद से भी डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है, कि मेरे पास कुव्वत खरीद तो है कि मैं जो है वो सपोज नमक खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर नमक मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, मेरी चाहत ही नहीं है नमक के बारे में, तो वो डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो डिमांड के लिए दोनों चीजें लाजमी है कि आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप चाहते हैं वो चीज परचेज करना, और साथ ही साथ आपके अंदर कुव्वत या परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि इसमें तीन चीजें हैं। पहली है डिजायर, कि आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये चीज मुझे चाहिए। दूसरी है एबिलिटी टू पे, और एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे को हम एक साथ पढ़ते हैं। एबिलिटी टू पे का मतलब ये है कि क्या मैं इस चीज को खरीद सकता हूँ या नहीं सकता, और विलिंगनेस का मतलब ये है कि क्या मैं खरीदना चाहता हूँ या नहीं चाहता। ठीक है, तो खरीद सकना और खरीदना चाहना, ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब मार्केट में मैं बहुत सारी चीजों को खरीद सकता हूँ, लेकिन क्या मैं सारी चीजें खरीदता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ वही चीजें खरीदता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए मेरा दिल मानता है। ठीक है, चाहे वो चीज सस्ती हो या महंगी हो। ठीक है, विलिंगनेस टू पे मेरी जिन चीजों पे होगी और जिनकी मुझे ख्वाहिश होगी, ये दोनों चीजें मिलकर डिमांड बनेगी। तो डिमांड हम कह सकते हैं कि दो चीजों का मजमूआ है, डिजायर और विलिंगनेस टू पे, कि एक चीज मुझे चाहिए, जैसे एक कप मुझे चाहिए, ठीक है, चाय का कप मुझे चाहिए, तो मेरे पास कुव्वत खरीद होनी चाहिए, और कुव्वत खरीद होने के साथ साथ मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिमांड बेसिकली दो चीजों का मजमूआ है। दोबारा हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। एक तो डिजायर, डिजायर के साथ साथ आपकी विलिंगनेस टू पे, कि परचेजिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आ, जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही लग्जरी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो आपके पास या बीएमडब्ल्यू हो, तो आपके चाहने से क्या वो डिमांड बन जाएगी? वो डिमांड नहीं बनेगी जब तक कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकते हो, जब तक कि आप उसको परचेज करने के काबिल ना हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स या आप लोग जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं, सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन सबको लेटेस्ट मोबाइल्स चाहिए, लेटेस्ट आईफोन्स चाहिए। तो लेटेस्ट आईफोन्स चाहने से क्या आईफोन्स की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब तक आपकी परचेजिंग पावर ना हो, आपकी पॉकेट में पैसे ना हो जिससे आप उसको अफोर्ड कर सकें, उस वक्त तक आईफोन की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ ख्वाहिशात ही रहेंगी। ख्वाहिशात डिमांड कब बनेंगी? जब आप उसके ऊपर विलिंगनेस टू पे हो, कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप जो है वो क्या कर सकें, उस चीज को परचेज कर सकें, उस चीज को खरीद सकें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास एबिलिटी टू पे तो है या विलिंगनेस टू पे तो है कि आप 100 रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिजायर नहीं है, तो तब भी डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है, आप जा रहे हैं वहां पर मार्केट में, और सपोज एक रजिस्टर मिल रहा है 200 रुपीज का, आपकी पॉकेट में 5000 रुपीज पड़े हुए, तो आपकी एबिलिटी टू पे तो है कि नहीं है, कि आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको रजिस्टर जरूरत में नहीं है तो आप उसको नहीं परचेज करेंगे। तो आप जो है वो आपकी एबिलिटी टू पे थी लेकिन डिजायर नहीं थी, तो इसलिए वो डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड में दोनों चीजों का होना जो है वो लाजमी है, कि आपकी ख्वाहिश भी हो
और ख्वाहिश के साथ साथ आप उस चीज के ऊपर पैसे खर्च करना भी चाहते हो, तो इसको फिर हम डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड जो है वो उन दोनों में डिफरेंस डिफरेंस है। डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड हम कहते हैं कि कीमतों, एक तो डिमांड मैंने बता दिया कि डिमांड इस चीज का नाम है कि आप कोई चीज खरीदना भी चाहते हैं और डिजायर भी हो, और उस मखसूस कीमत के ऊपर, तो उस कीमत और मिकदार, क्वांटिटी और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो डिमांड कहलाता है। और क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये होता है कि वो मिकदार जो आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं ना कि जी मैंने 3 गाड़ियां खरीदनी है, तो वो डिमांड नहीं है, वो क्वांटिटी डिमांड होती है। ठीक है, और जब आप ये बात करेंगे गाड़ियों की कीमत बढ़ गई तो लोगों ने खरीदारी कम कर दी, तो तब आप डिमांड की बात करते हैं, फिर आप क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं कर रहे। तो डिमांड बेसिकली ताल्लुक बताता है कीमतों का और मिकदार का, प्राइसेस का और क्वांटिटीज का, जबकि क्वांटिटी डिमांड जो है वो मखसूस क्वांटिटी होती है जो आप किसी भी प्राइस के ऊपर परचेस करते हैं, उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिमांड दो चीजों का मजमुआ है, एक तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए और आप परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए, इन दोनों चीजों से मिलकर जो है वो डिमांड है। अब डिमांड के बाद हम जो टॉपिक असल पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर वो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ किसे कहते हैं। लॉ कोई भी ऐसी चीज जो रिपीटेडली, स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम इंसान के रवैयों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मुख्तलिफ इंसान एक ही सिचुएशन में एक तरह का ही बर्ताव करें और बार बार उसी सिचुएशन में सेम तरह का बिहेव करें, मोस्टली लोग, ठीक है, तो उसको फिर हम एक लॉ का दर्जा देते हैं कि ये एक कानून बन गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं वो सोशल लॉ, साइंस के लॉज से या जो आपके जस्टिस के लॉज हैं उससे मुख्तलिफ होते हैं। कि जस्टिस के लॉज को अगर कोई फॉलो ना करे, कानून को फॉलो ना किया जाए, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें तो उसका जुर्माना होता है। इकोनॉमिक्स का लॉ कोई फॉलो ना करे, उसको कोई जुर्माना नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मतलब ये होता है कि यानी कि ये 1999% के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लॉ के उलट भी चलते हैं, क्योंकि ये रवैये के बारे में साइंस है ना, तो मेरा और आपका रवैया सेम नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस कभी ना कभी आता ही है। तो इसलिए जब हम इकोनॉमिक्स में लॉस पढ़ते हैं तो उसमें लॉस में हम कुछ मफरूजात, कुछ अजम्पशंस भी लेते हैं कि अगर ये सब होगा तब ये लॉ काम करेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम उस लॉ की लिमिटेशंस भी पढ़ते हैं कि किन सिचुएशन के अंदर ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली किसे कहते हैं कि प्राइसेस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर आपस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि जब भी कीमतें बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो प्राइसेस के बढ़ने से हमेशा लोग क्या करेंगे, खरीदारी कम कर देंगे। कीमतें कम होने से लोग क्या, सॉरी, कीमतें कम होने से लोग क्या करेंगे, खरीदारी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोग क्या करेंगे, खरीदारी को कम कर देंगे। इसको कहते हैं कि नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपका प्राइसेस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड। कि जो जो कीमतें बढ़ेंगी तो लोग जो मिकदार खरीद रहे हैं उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, और जो जो कीमतें कम होंगी, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे अपनी खरीदारी को बढ़ा देंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जब भी सेल लगती है तो आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे हम नॉर्मली देखते हैं कि मॉल्स के अंदर रश लग जाता है। तो एक आमतौर पर अमूमी रवैया लोगों का ये है कि जब भी कीमतें कम हो रही हैं तो ज्यादा लोग खरीदारी की तरफ जा रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही। ठीक है, और जब महंगाई होती है तो आप देखते हैं कि एकदम से रश खत्म हो जाता है और लोग खरीदारी कम कर देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उलट रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब होता है उलट रिलेशनशिप ना, कि एक चीज बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, कीमतें कम होंगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये होता है कि अगर बाकी तमाम चीजें बराबर रहें, बाकी तमाम चीजें बराबर रहने का क्या मतलब है कि सपोज कीमतें बढ़ जाएं, साथ ही मेरी इनकम भी डबल हो जाए, तो मैं तो वो खरीदारी बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट रखूंगा। वो हम assumptions के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मजीद भी एक्सप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, ये आसान लफ्जों में देखिए लिखा हुआ है
कि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, प्राइस गोस अप, तो क्या होगा, डिमांड गोस डाउन। क्वांटिटी डिमांड, बेसिकली डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। और जब कीमतें कम होंगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि सेल के दौरान लोग क्या करते हैं कि अपनी आ, जो है वो सेल के दौरान क्या करते हैं कि लोग ज्यादा खरीदारी कर देते हैं। ठीक है, सेल करने का मतलब क्या है कि प्राइसेस गोज डाउन, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोग परचेसिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं कि खरीदारी को कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें इस लॉ की कुछ अजम्पशंस भी हैं। ठीक है, इस लॉ की कुछ अजम्पशंस भी हैं, वो अजम्पशंस हम देख लेते हैं कि अजम्पशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली जो अजम्पशन है, अजम्पशन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि ये लॉ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स का लॉ है ना, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स का जो लॉ होता है वो बेसिकली इंसान के रवैयों को स्टडी करते हैं हम। ठीक है, और इंसान के रवैयों को जब स्टडी किया जाता है तो उसके अंदर तमाम लोग जो है वो एक तरह का बिहेव नहीं करते, और वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो लॉ काम करता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली अजम्पशन, उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ मफरूजात, मुख्तलिफ चीजें फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह से है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। जब सब कुछ इस तरह से होगा तो तब ये लॉ ऑफ डिमांड या ये इकोनॉमिक्स का लॉ काम करेगा। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड की कुछ मफरूजात हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस तरह आपको मैंने पहले एग्जांपल भी दी कि अगर मेरी इनकम बढ़ जाए या मेरी इनकम कम हो जाए तो जाहिर बात है मेरी खरीदारी पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्या लॉ काम करेगा? लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, लॉ को काम करवाने के लिए मैंने ये फर्ज करना है कि जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, उसकी इनकम, उसकी जो आमदन है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर कांस्टेंट ना रहे तो फिर क्या होगा? अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसमें ये होगा कि जैसे कीमतें बढ़ रही हैं और मेरी जॉब चेंज हो जाती है और मेरी आमदन डबल हो जाती है, तो क्या मैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करूंगा? मैं नहीं फॉलो करूंगा। ठीक है, कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी मेरी इनकम भी बढ़ गई तो मैं अब ज्यादा खरीदारी करने लग जाऊंगा। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा था कि कीमतें बढ़ने से हम खरीदारी कम कर देंगे। तो इसका इसलिए हम हमें ये फर्ज करना जरूरी है कि कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो मेरी पसंद है और मेरी जो टेस्ट है, जो चीजें मुझे पसंद है, मेरी पसंद ना पसंद वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ना हो जिस तरह अभी गर्मियों में हम अगर बात कर रहे हो तो गर्मियों में मैंगोस का सीजन चल रहा है। अब एकदम से मैंगोस मुझे बहुत पसंद, ज्यादा पसंद हो जाए। ठीक है, पहले पसंद नहीं थे, एकदम से पसंद होने लगे, तो क्या होगा कि बेशक मैंगोस महंगे भी हो जाएं तो फिर भी मैं उनको परचेज करूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है, जो चीज आपकी पसंद की होती है तो वो आप क्या करते हैं, ठीक है, उस पे आप पैसे खर्च करते हैं। फिर है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उससे जो मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है, जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उससे जो मिलती जुलती जो चीजें हैं, ठीक है, उनकी कीमतें भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि मिसाल के तौर पर अभी समझना है आपने, हम जो है वो सपोज दो ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि पेप्सी और कोक की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मशहूर ब्रांड्स हैं तो उसको फिर आप कंट्रोवर्शियल ना बनाइएगा ऐसा कोई कमेंट करके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि पेप्सी की प्राइसेस अगर कम हो जाए, अगर हम कोक की डिमांड को स्टडी कर रहे हैं और कोक ने अपनी प्राइसेस चेंज नहीं की और पेप्सी वाले अपनी प्राइसेस को कम कर दें, तो क्या कोक की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि कोक की डिमांड तब कम होनी चाहिए जब कोक अपनी प्राइसेस बढ़ाए, यही कहता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर पेप्सी वाले जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोक की रिलेटेड प्रोडक्ट पेप्सी है ना, ठीक है, उसके मुकाबले में, तो उन्होंने अपनी कीमतें कम कर दी। तो जब वो अपनी कीमतें कम कर देंगे तो क्या होगा कि लोग, जो लोग कोक खरीदते थे वो भी अब पेप्सी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो लोग कोक खरीदते थे वो भी अब क्या होंगे, पेप्सी की तरफ चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि कोक की डिमांड कम हो जाएगी।
अब कोक ने तो कीमतें चेंज नहीं की, कीमतें बढ़ाई नहीं, लेकिन कोक की डिमांड क्या हो गई, कम हो, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो ये तो लॉ की वायलेशन होगी। लॉ तो ये कहता था कि प्राइसेस जब बढ़ेंगी तब तब कोक की डिमांड कम होनी चाहिए। कोक वालों ने बेचारों ने अपनी प्राइसेस बिल्कुल कांस्टेंट रखी हैं, ठीक है, फिर भी लोग भाग गए। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस जो है वो चेंज हुई। तो हम इसलिए अज्यूम ये करेंगे कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, ठीक है। फिर है नो चेंज इन पॉपुलेशन। नो चेंज इन पॉपुलेशन में क्या है कि यानी कि जो आबादी है उसके अंदर तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आबादी बढ़ जाए, आबादी बढ़ने से मुराद ये है कि एकदम से आपकी माइग्रेशन आ जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, एकदम से इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा लोग जॉब्स के लिए आ जाएं, तो पॉपुलेशन बढ़ने से कीमतें सेम भी हों अगर, तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़े, एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लॉ की वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट ये करेंगे, ये अज्यूम ये करेंगे कि प्राइसेस पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आए। उसके बाद है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, कि आप मुस्तकबिल के अंदर भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइस चेंज होने की। अब ये वाली एग्जांपल तो समझना बहुत आसान है, वो समझना बहुत आसान इसलिए है भी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी अफवाह आती है ना कि कोई चीज महंगी होने लगी है, तो लोग क्या करते हैं, आज ही परचेजिंग बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं कि नहीं। मतलब एक चीज 100 रुपए की है, लोग पहले उस पर 10 किलो खरीद रहे थे, अब उसी 100 रुपए के ऊपर लोग 10 किलो की जगह 15 किलो खरीद लेंगे कि जी कल कीमतें महंगी हो जाएंगी। तो लॉ तो ये नहीं कहता, लॉ तो कहता है कि जब कीमतें कम हो तब आप खरीदारी बढ़ाएं, लेकिन हम आज अब उसी सेम प्राइस के ऊपर ही खरीदारी बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेम इस तरह पेट्रोल की एग्जांपल भी है कि पेट्रोल हमें पता होगा कि कल से इंक्रीज हो जाएगी प्राइस, तो हम आज क्या करते हैं, उसकी परचेसिंग बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम अज्यूम ये करते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगी, फ्यूचर प्राइसेस में, मतलब मुस्तकबिल में भी उसकी कोई तवक्को नहीं है उसकी कीमत चेंज होने की। फिर द कमोडिटीज आर नॉर्मल गुड। अब गुड्स जो हैं, गुड्स शय या अशिया को कहते हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको गुड्स कहते हैं, और सर्विसेज हम कहते हैं जो जिस तरह टीचिंग है, डॉक्टर है, वो सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो दो तरह की गुड्स होती हैं, एक को नॉर्मल गुड कहते हैं और एक को इंफीरियर गुड कहते हैं, ठीक है, या गिफन गुड्स भी कहा जाता है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करती हैं, ठीक है, जब भी कीमतें बढ़ेंगी तो क्या करते हैं, हम उनकी डिमांड कम करते हैं, कीमतें कम होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, इसको नॉर्मल गुड कहते हैं। वो हम कभी फ्यूचर में इंफीरियर भी पढ़ेंगे, बाकी गिफन गुड्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मल गुड ही पे ही हम आप रुकते हैं। फिर है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज ना हो, ये टैक्सेशन वगैरह के अंदर कोई चीज चेंज ना हो, तो उसको भी हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम assumptions थी। अब पेपर में किस तरह से आपने लिखनी है, एक तरीका तो ये है कि टाइम शॉर्ट हो तो आप डायरेक्टली ये इस तरह से सारी की सारी assumptions 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिखें। दूसरा तरीका ये होता है जो कि अगर आपने इसको लेंथी करना हो, लॉन्ग करना हो, तो आप क्या करें कि कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हेडिंग बना दें और आप आगे लिख दें इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर इनकम विल रिमेन सेम या कांस्टेंट, ठीक है। फिर आप लिखें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस remains unchanged। फिर आप लिखते हैं it is also assumed in the law of demand that tastes and preferences will remain unchanged, ठीक है। फिर no change in population, तो आप लिखते हैं कि another important assumption of the law of demand is that there will be no change in population। तो मतलब इसको हेडिंग बना के इसके नीचे सेम ये assumptions के साथ डाल के ना एक लाइन आप लिख देंगे, तो वो क्या होगा कि ठीक है, उस तरह से आप इसको लेंथी बना सकते हैं। तो ये कुछ assumptions थी। अब assumptions पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा डिमांड का टेबल पढ़ेंगे, टेबल के साथ हम ग्राफ पढ़ेंगे, और इसी से सीक्वेंस से जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिमांड स्केड्यूल देख लेते हैं। तो डिमांड स्केड्यूल में आप देखें, आपकी मर्जी है, अब ये इसमें ना कोई रटल लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने जो है वो
या प्राइस को बढ़ाना है या प्राइस को कम करना है। अब अगर आप प्राइस बढ़ाएं, यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, 10 के बाद 20 लिखूँ, 20 के बाद 30 लिखूँ, 40 लिखूँ, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड को कम करना है। तो जो भी क्वांटिटी डिमांड आप यहाँ पे लिखेंगे, आपने 100 लिखा तो उसको आप अगले को 80 कर देंगे, 70 कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है, रूल याद रखना है आपने, ये नंबर्स याद नहीं रखने, रूल याद रखना है। अब इस एग्जाम्पल में मैं प्राइस को कम कर रहा हूँ, देखिए कम हो रही है, 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, तो प्राइसेस कम होंगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कैसे इंक्रीज होगी कि पहले आपने 100 लिखा तो अगला नंबर 100 से ज्यादा होना चाहिए। वो आप 110 लिखें, 120 लिखें, 200 लिखें, जो भी लिखेंगे, बस इससे ज्यादा इंक्रीज करना है आपने कि प्राइसेस यहाँ पे कम हो रही हैं, तो प्राइसेस कम होने से क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सेम इस तरह से आप 10, 8, 6 की जगह यहाँ पे 10 के बाद 20 प्राइस को इंक्रीज अगर कर देंगे तो यहाँ पर आपने इसको क्वांटिटीज को डिक्रीज करना है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप पे प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी कम करनी है, प्राइसेस कम होंगी तो क्वांटिटी को बढ़ाना है। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ में जो है आपने कोई प्लॉटिंग नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप इसकी शेप मैटर करती है, शेप और एक्सेस के ऊपर नाम क्या है। तो एक तरफ आप यहाँ पे प्राइस लिख देंगे और एक तरफ यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख देंगे, और क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो आप एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ या इस तरह। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और इस तरह से जो है वो नेगेटिव है, जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं, 2 पॉइंट्स लेकर अगर आप देखना चाहें कि ये पी नॉट है, अगर प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, मैं ऊपर यहाँ पर प्राइस ले जाऊं, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपने इस तरह से सिंपल डायग्राम बनानी है, कोई आपने नंबर्स नहीं डालने, कुछ भी नहीं डालना, यहाँ पे प्राइस लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, ये पॉइंट भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पी नॉट, क्यू नॉट, ये वैसे ही समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। इसको डी का नाम दे देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कि द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोगों ने ये बनाते हैं। अब एक मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि वैसे तो आप लोगों को समझ होगी कि आमतौर पर ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, इसको डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कि जैसे जैसे कीमतें कम होंगी डिमांड बढ़ेगी, और कीमतें जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगी बढ़ेंगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो चीज हम पढ़ चुके हैं अभी तक काफी डिटेल में। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? तो डिमांड जो है वो डाउनवर्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोप इसलिए है, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहली जो रीजन है वो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ी थी कि हर अगली चीज की जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। ठीक है, आप फर्स्ट आइटम इस्तेमाल करते हैं, जब आप सेकंड आइटम इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड आइटम की जो यूटिलिटी है वो फर्स्ट आइटम से थोड़ी सी लेस होती है। तो जब आपकी यूटिलिटी लेस है, कम है, तो क्या आप उसके लिए सेम प्राइस पे करेंगे? आप सेम प्राइस पे नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। जब कम प्राइसेस होंगी तभी आप ज्यादा परचेज करेंगे, अदरवाइज ज्यादा परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम हो रही है, आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरी जो दो अहम रीजंस हैं, उस एक को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं और एक को हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज सस्ती हो जाती है, कोई चीज सस्ती हो जाए तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज कर जाती है। मतलब आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन मगर आपकी सैलरी की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, कि यानी कि आप पहले जो चीजें खरीदते थे और आपकी सैलरी खर्च हो जाती थी, एकदम से महंगाई कम हो गई, कीमतें कम हो गई, तो परचेजिंग करने के बाद भी, ठीक है, आपके पास पैसे बच जाते हैं। उससे आपको ये लगता है कि मैं अमीर हो गया हूँ, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई है, तो फिर आप वो चीजें ज्यादा खरीद लेते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक चीज 10 रुपए की मिलती है और आपकी इनकम 100 रुपए है। ठीक है, और आप वो 5 चीजें खरीदते हैं, या चलो 100 रुपए में वो 10 चीजें आप परचेज करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, आपने 10 आइटम्स खरीदने हैं तो वो 100 रुपए के आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसकी कीमत 10 रुपए से कम होकर 7 रुपीज हो गई, तो अब वही सेम चीज कितने की आएगी? ठीक है, 7 × 10 = 70, की जो चीज आपको पहले 100 रुपीज के
आ रही थी, ठीक है, अब वही सेम चीज आपको 70 रुपीज की मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स के आपकी इनकम, आपको फील होगा कि मेरे पास तो पैसे बच गए हैं, पहले मैं 100 रुपए की 10 चीजें लेता था, अब मेरे 70 रुपीज की 10 चीजें ले रहा हूँ। तो आप क्या करोगे कि उसी 100 रुपए को आप इस्तेमाल करके अब आप 10 की जगह 13-14 चीजें परचेज कर लो, इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन डील का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको पेप्सी और कोक की एग्जांपल दी ना, अब कोक अगर सस्ती हो जाए, तो जो लोग पेप्सी भी परचेज करते थे वो क्या करेंगे, पेप्सी को छोड़कर कोक परचेज करने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो क्या करेंगे, पेप्सी को छोड़कर कोक परचेज करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक चीज जब महंगी होगी, तो जो चीज महंगी होगी लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और दूसरी चीज की तरफ चले जाएंगे। इस तरह एक चीज सस्ती होगी, तो जिस तरह पेप्सी सस्ती हो जाए, तो जो लोग कोक पीते थे वो क्या करेंगे, अब कोक को छोड़कर पेप्सी पीने लग जाएंगे। ठीक है, पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो जो लोग पेप्सी इस्तेमाल कर रहे थे वो इनकम इफेक्ट की वजह से पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ा देंगे, और जो लोग कोक इस्तेमाल कर रहे थे वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ आना, तो वो सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या होगा कि स्विच करेंगे लोग और सस्ती चीज की तरफ आएंगे। और जो एक अहम रीजन है वो कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब भी कोई चीज सस्ती हो तो आप ज्यादा खरीदें, ठीक है, और कोई चीज महंगी हो जाए तो आप क्या करें, उसको छोड़ दें। तो ये कॉमन सेंस का भी एक एलिमेंट है। देखिए ना, जब सेल लगती है तो आपको कहता तो नहीं है कि आप हमारे से चीजें खरीदने आ जाए, या कोई चीज मार्केट में आपको सस्ती मिलती है तो आपको अगर एक चाहिए होती है तो नॉर्मली आप दो भी ले लेते हैं, चलो ठीक है यार सस्ती मिल रही है, ठीक है दो ले लेते हैं। होता है ना, इस तरह से आप शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो आपको सस्ती शर्ट मिल जाए तो आप एक की जगह दो परचेज कर लेते हैं, यार ठीक है कम ही तो पैसे हैं। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि बाय मोर इफ प्राइसेस लोअर, और इसका ऑपोजिट कि बाय लेस इफ प्राइसेस हायर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो इसके अंदर मैटर करती हैं। ठीक है, ये चार इसकी रीजंस हैं जिसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्राइसेस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस भी हैं। लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस जो है वो किससे कहते हैं या क्यों होती हैं लिमिटेशंस एक्सेप्शंस, मैंने बिल्कुल शुरू में भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीजें जो मुझे पसंद हो, ठीक है, वो आपको पसंद ना हो। सही है, या मेरा बिहेवियर और आपका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं तो उसके साथ कुछ हम लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस भी स्टडी करते हैं। लिमिटेशंस का या एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि ये जो है वो कुछ चीजें इससे मुस्तशना है, या इस्तशना कुछ उर्दू में कहते हैं इसको, यानी कि ये इसकी इन चीजों के ऊपर ये लॉ लागू लागू नहीं होता। ठीक है, ये लॉ लागू नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स बेसिकली वो इंफीरियर गुड्स होती हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है उर्दू में अगर आप पढ़ें तो घटिया अशिया, कि वो घटिया अशिया, आप लोग उसको उर्दू मतलब में घटिया ना समझिएगा। घटिया का मतलब ये है कि यानी कि जो थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। ठीक है, जब भी पूरी मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, जो चीजें सस्ती होती हैं उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं कि नहीं। देखिए पाकिस्तान में रिसेंट जब महंगाई आई थी तो लोगों ने जो सस्ती चीजें थी उसकी डिमांड बढ़ा दी थी कि नहीं, हालांकि वो भी महंगी हो रही थी हल्की फुल्की। तो जो चीजें हल्की क्वालिटी की होती हैं वो आपको कम महंगी मिलती हैं, फिर आप क्या करते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा परचेसिंग करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है, कि अगर एकदम से गोश्त महंगा हो जाए और दालें भी महंगी हो जाए, ठीक है, तो जो लोग पहले 5 दिन गोश्त खा सॉरी 5 दिन नहीं, जो लोग पहले 3 दिन गोश्त खाते थे अब वो क्या करेंगे, गोश्त को कम कर देंगे। करेंगे कम के नहीं, क्योंकि गोश्त महंगा हो गया। ठीक है, वो गोश्त 2 दिन कर देंगे। लेकिन दाल भी तो महंगी हो रही है, तो दाल की डिमांड वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने जो ज्यादा हाई क्वालिटी अशिया थी उसकी डिमांड को कम करना है।
तो उसकी डिमांड को कम करने के लिए उन्होंने उनको लो क्वालिटी अशिया को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो गुड्स होती हैं लो क्वालिटी वाली, इसको गिफन गुड्स कहते हैं, और गिफन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा ना, कि कीमतें बढ़ रही हैं दाल की, फिर भी आप कह रहे हो कि यार दो गोश्त तो मेरी अफोर्ड से बाहर हो गया, चलो दाल ही खा लेते हैं, चाहे थोड़ी महंगी भी होगी, ठीक है। फिर सेकंड है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स को डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, और ये बड़ा कॉमन है। वेबलन गुड्स या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो आपको समझ आ जाएगा, जिसको आप आसान लफ्जों में शोखी शोखी मारना या शो ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कुछ चीजें ना आपकी स्टेटस सिंबल बन जाती हैं, ठीक है। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है कि जिससे आप खुद को अच्छा बेहतर फील करते हो लोगों को दिखावे के लिए, ठीक है। तो लोगों को दिखावे, अगर मुझे घड़ियों का शौक है और मैं महंगी महंगी वॉचेस इस्तेमाल करता हूँ, रोलेक्स की और इस तरह की वॉच में पहनता हूँ मिसाल के तौर पर, और मैं पहनकर उसको शो ऑफ करता हूँ अपने फ्रेंड्स के आगे, अपने फैमिली के आगे, तो जितनी महंगी वॉच होगी उतना मैं ज्यादा चाहूंगा कि इसको मैं परचेज करूं, मेरी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को आके मैं शो ऑफ करूं, ठीक है। इस तरह से जो लोग ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी शो ऑफ करने के लिए कीमतें इतनी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। आ, वो फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीजें जो स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे आईफोन है, हर अगला आईफोन पिछले आईफोन से महंगा होता है ना, लेकिन जिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो परचेज करते हैं उसको। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा है कि महंगी चीज को परचेज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन गया हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो हम इसलिए उसको परचेज करते हैं, उसको उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इस्तेमाल जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फिर है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो चीजें होती हैं जो जरूरियात जिंदगी हैं, तो जो जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए उसके ऊपर भी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जैसे आटा जितना भी महंगा हो जाए, बिजली जितनी भी महंगी हो रही है, तो हम इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं, क्या क्या, ठीक है। मेडिसिन जितनी महंगी हो रही है हम उनको इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो महंगा होने से हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो उन चीजों पे भी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आ, और अगर वही सेम बात है जो हमने अज्यूम किया था ना प्राइस एक्सपेक्टेशंस कि अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई चीज बढ़ जाएगी, तो उसकी भी हम डिमांड एकदम से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें यही लगता है कि यार अगर मैं महंगी चीज खरीदूंगा तो वो अच्छी होता है ना, हो सकता है आप लोगों को भी लगता हो ये, ठीक है, कि एक चीज दो शर्ट्स हैं, एक शर्ट आपको 1000 रुपए की मिल रही है और एक 1500 की मिल रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि आप 1000 वाली दो खरीद लें, लेकिन आपका माइंड ये कहता है कि नहीं यार 1000 वाली हो सकता है कि शायद ये क्वालिटी में अच्छी ना हो, ठीक है, तो मैं 1500 वाली परचेज कर लेता हूँ। तो आपको लगता है कि प्राइस जो है ना उससे क्वालिटी परचेज हो रही है, लेकिन होती सेम है दोनों, ठीक है, लोकेशन का फर्क होता है कुछ तरह से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से भी समटाइम्स आप लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपने इस तरह से ये 4-5 आप लिख देंगे तो ये भी ना, अगर पेपर में टाइम ना हो या ये जुमले याद ना हो आपको, तो फिर आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, डिफरेंट गुड्स, वेबलेंट गुड्स, नेसेसिटीज, प्राइस एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है। और टाइम अगर हो तो फिर आप ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं साथ साथ ये सेंटेंसेस भी आप इसके साथ कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। आखिर में हम लॉ ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पहली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी, चीजों की कीमतें फिक्स करने में जो है वो मदद करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि क्या आप कीमतें चेंज होने से इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा कस्टमर छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, तो फिर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता होगा कि कीमत थोड़ी बहुत बढ़ भी गई, लोग हमारी चीज इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर आप कीमत बढ़ा दें। फिर है मार्केट एनालिसिस, के जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्केट को स्टडी करने के लिए डिमांड को पढ़ते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं, मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होनी हो तब भी वो सर्वे करते हैं, तो ये सारा आप डिमांड के बारे में ही एक तरह से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी हो, टैक्स किस चीज पे लगाना चाहिए, किस चीज पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखे ना टैक्स लगने से भी क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और अगर प्राइसेस बढ़ जाएं और लोग वो चीज ही छोड़ दें, तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन होगी, नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी टैक्सेस ऐसी चीजों में लगाती है कि जिसकी डिमांड थोड़ी सी मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी का टॉपिक है कि उसके अंदर लेस इलास्टिक, ठीक है। तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड हमें हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर,
आपने देखा होगा, वैसे चलिए मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्सेस अक्सर सिगरेट्स पे लगाती है। सिगरेट्स पे क्यों टैक्सेस लगाए जाते हैं, और हर हर बजट के अंदर ही लगाया जाता है। सिगरेट पे टैक्सेस गवर्नमेंट इसलिए लगाती है क्योंकि उनके यूजर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। गवर्नमेंट को पता है कि जी ये इनसे हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट आप देखें पेट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा लेवी लगाती है, वो लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये नेसेसिटी है, ठीक है, इसमें से रेवेन्यू आता रहेगा। तो वो डिमांड के जरिए से ही सारी चीजें पता लगनी। फिर डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए कोई भी मुल्क है वो एक प्लानिंग भी कर रहा होता है ना, कि अगले साल जो है वो हमें कितनी शुगर चाहिए, कितना गंदम चाहिए, क्या चाहिए। तो वो अगले साल की फोरकास्टिंग कहते हैं कि अगले साल की पहले से आप क्या करें, एनालाइज कर लें कि अगले साल हमें कितनी जरूरत होगी, इसको फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉ हमें इस चीज में भी हेल्प आउट करता है। ठीक है, कि अगले साल की कीमतें क्या होंगी, अगले साल प्राइसेस बढ़ेंगी, कम होंगी, कितनी पैदावार होगी, लोग कितनी डिमांड करेंगे, क्या करेंगे। तो ये तमाम चीजें भी हमें लॉ ऑफ डिमांड से ही पता लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पेपर में अगर सवाल आ जाए आपको इस तरह से कि आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करें, तो आपने इसी सेम तरीके पैटर्न में एक्सप्लेन करना है कि लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद आपने अ, जो है वो अजम्पशंस लिखनी है। अजम्पशंस के बाद टेबल करना है, टेबल के बाद ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद आपने लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस लिखनी है, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंस करनी है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, चाहे ये पेपर के अंदर हो, चाहे असाइनमेंट के अंदर हो। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर कवर अप हो जाती हैं, और ये कंप्लीट आपका एक आंसर बन जाता है, जिसको आप पेपर के अंदर अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपके इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक का एंड हो गया।